Hello, CA final students. I hope you guys are doing great. This is a short strategy video for your upcoming exam in January 2026. So, if you're preparing for both the groups together or you're preparing only for group 1, so आपने as a एडवांस ऑडिटिंग सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए उसके लिए आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूं और एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है विच आई बिलीव कैन बी यूजफुल व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ डेंजरस सब्जेक्ट लाइक एडवांस ऑडिटिंग जो कि प्योर थियोरेटिकल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड काफी वास्ट भी है. अब आई एम श्योर बाय नाउ यू ऑलरेडी नो दैट हमारे पास में जो टोटल 19 चैप्टर्स हैं, आउट ऑफ देम 1 to 11 इज योर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जिनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का है एंड प्रोफेशनल एथिक्स इज समवेयर बिटवीन 20 to 24 मार्क्स. मतलब लगभग आपका 70 से 75 मार्क्स इज योर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड देन कम्स योर मिसलिनियस चैप्टर्स. उसके अंदर भी डिजिटल ऑडिट एंड जो ESG हो गया इनका शॉर्ट एक यू कैन से 8 to 10 मार्क का वेटेज है. तो लगभग आपका 80 to 85 मार्क्स जो है वो इन पर्टिकुलर 1 to 11 स्टैंडर्ड्स, एथिक्स वाला 19 एंड डिजिटल ESG, ये 4 एरिया से केटर किया जाता है. तो अब आपका अप्रोच नॉर्मली क्या होना चाहिए? तो कीपिंग इन माइंड लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स, मेरे हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स का प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बनाया है जो मुझे लगता है आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए. तो शायद आपको धीरे धीरे कवरेज भी होगा एंड कॉन्फिडेंस भी एनहांस हो जाएगा. सो आर फर्स्ट प्रायोरिटी विल इंक्लूड दी स्टैंडर्ड्स. सेकेंड प्रायोरिटी में ये स्टैंडर्ड्स कवर होंगे. ये सिर्फ चैप्टर 1 to 7 रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं. ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड को आपने पढ़ते वक्त थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. जो आपका इंटरमीडिएट वाला अप्रोच है ना कि मैंने स्टैंडर्ड को एक बार रीड कर लिया, उसके अराउंड 2-3 क्वेश्चन देख लिया, वो सफिशिएंट नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. जैसे कि आप कभी कभी 701, 705, 706 रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते रहोगे और उसमें सडनली 580 का एप्लीकेशन आ जाएगा. तो आप ऐसा मत सोचिए मैं एक स्टैंडर्ड पढ़ूंगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लूंगा और वही एग्जाम में आएगा. कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ जगह पे कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जहां पर आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल 705 और 706 का सिचुएशन देगा, वहीं पर 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन लेकर के आ जाएगा. फिर वो सडनली की ऑडिट मैटर एक्सप्लेन करेगा 701 में और वहीं पर 260 265 का कम्युनिकेशन वाला पार्ट लेके आ जाएगा. तो आपने क्या करना चाहिए? आपने हर स्टैंडर्ड का जो कोर पार्ट है वो ढंग से एक बार पढ़ना चाहिए. फिर ये सोचना चाहिए ICAI पोटेंशियली किस किस एरिया पे मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. अब ऑब्वियसली वहीं पर आपका क्वेश्चन बैंक जो है बहुत यूजफुल होता है. उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन बैंक, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. अगर मैं बात करता हूं 701 का की ऑडिट मैटर के अंदर, तो 701 के अंदर हो सकता है मेरे पास में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं एंड कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं. जैसे कि अगर आप देखेंगे 701 के अंदर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड देन देयर आर गुड मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, देयर आर गुड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जहां पे प्रॉपर केस स्टडी दिया है और उससे रिलेटेड पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है. कैसे डिटरमाइन करोगे ये मैटर कैम में आएगा, कैम को ड्राफ्टिंग करते वक्त इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या आना चाहिए. जब तक आप ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा. तो आपने स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही चाहिए, साथ साथ में उससे रिलेटेड हाउ कैन आई से आस्क मी अ क्वेश्चन वो सोचना चाहिए और ऐसे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए. देखिए कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता है. अभी हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है. किसी को आंसर लिखना कंफर्टेबल लगेगा, वो शायद बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा तो भी काम हो जाएगा. किसी को शायद लिखने से बहुत डर लगता है, मे बी यू नॉट यूज्ड टू ऑफ राइटिंग आंसर्स इन थियोरेटिकल फॉर्मेट एट ऑल, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आप कोई थंब रूल मत बनाइए, ट्राई कीजिए हर स्टैंडर्ड हर चैप्टर से रिलेटेड आप एटलीस्ट 2-4 जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो यूनिक क्वेश्चंस है, उन्हें आप प्रैक्टिस करते रहें. जितना आप स्टैंडर्ड के साथ में क्वेश्चन कनेक्ट करके पढ़ाई करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा और उतना ज्यादा आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. तो ऑब्वियसली ऐसे ही हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड्स को 2 प्रायोरिटी लिस्ट में डिवाइड कर दिया, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2. ऑब्वियसली प्रायोरिटी 1 पहले खत्म करना चाहिए, उसके बाद आप चाहो तो इमीडिएटली चैप्टर 8 to 11 पे जा सकते हो जिसमें आपका 800 सीरीज, SAEs, SRS, SREs आते हैं. इस पार्ट का लगभग वेटेज ऑलमोस्ट 15 मार्क का है. तो मान के चलिए 10 to 15 मार्क्स फ्रॉम 8 to 11, 30 to 35 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 7. ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 50 मार्क का वेटेज होता ही होता है. मेरे हिसाब से मैंने जो प्रायोरिटी दिया है वो आपने पहले कंप्लीट करना चाहिए. फिर जो नॉन प्रायोरिटी वाला पार्ट है उसको आपने कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए. इसमें भी देखो मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है.
कि भाई 800 सीरीज में ज्यादा फोकस कहां करें, 800 805 के ऊपर करें, एसआरए में ज्यादा फोकस कहां करें, 2400 के अंदर करें। मतलब ऐसा आपको ओवरव्यू दिया है कि कहां आपको ज्यादा अटेंशन डिवोट करना चाहिए। वंस ऑब्वियसली 1 to 11 इज डन, या तो उसके बाद में आप एथिक्स को पिक कर लें। कभी कभी हो सकता है कि मैं कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ रहा हूं, खो जा रहा हूं उसके अंदर, तो एक काम करो, साथ में एथिक्स लेकर के आ जाओ, एथिक्स और स्टैंडर्ड्स साथ साथ करते जाइए। तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एथिक्स में आपका क्लॉज रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आता है, काउंसिल के गाइडलाइन के ऊपर एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है। और इसमें तो जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है इन केस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। स्टैंडर्ड्स के केस में थोड़ा चैलेंजेस हैं, हम आगे जाके एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके हमने आंसर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो गाइडेंस भी आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। बट अदर देन दैट मेरे हिसाब से दोनों पार्ट आपका कोर पार्ट होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। वंस ऑब्वियसली these chapters are done, that is 1 to 11 and ethics, you should go to digital audit and ESG। दोनों से डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं 4-4 मार्क के। इधर कोई लॉजिक नहीं है यार। देखो यहां पर ना, अगर आप मुझे पूछोगे ना, धीरे धीरे एथिक्स वाला पार्ट 1 to 11 वाला पार्ट लॉजिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये जो एथिक्स वाला, एथिक्स के बाद में ESG वाला पार्ट हो गया, डिजिटल ऑडिट हो गया, दीज आर डायरेक्ट 4 मार्क क्वेश्चंस। इधर सिर्फ दिमाग लगाओ, डिजिटल ऑडिट में प्रोबेबली ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बारे में सोचो ही मत, डिजिटल ऑडिट में किस किस एरिया में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखो, उसके अराउंड चीजों को सोचो। 4 पॉइंट क्या लिख पाऊंगा, 2 पॉइंट में 2 पैराग्राफ क्या बना पाऊंगा, ये सोचो, पढ़ो, आगे बढ़ो। सेम गोस फॉर ESG, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, हर प्रिंसिपल के बारे में 2-2 की लाइंस आइडेंटिफाई करना शुरू करो। यहां थोड़ा आपका मेमोराइजेशन वाला पार्ट काम में आता है इन केस ऑफ डिजिटल एंड ESG, बिकॉज प्योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। इसके बाद में बचता है आपका एक कारो वाला पार्ट जो हमारे चैप्टर 7 के अंदर है। लास्ट एग्जाम के अंदर भी कारो पे क्वेश्चन आया था, काफी कॉमन आजकल कारो पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभी होता है कारो पे नहीं आएगा, सेक्शन 143 पे आ जाएगा, बट फिर भी मेरे हिसाब से कारो को बढ़िया से प्रिपेयर करना चाहिए। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऑब्वियसली आफ्टर दिस कम्स योर रिमेनिंग 5 चैप्टर्स, जिसमें बैंक ऑडिट आता है, NBFC आता है, PSU आता है, इंटरनल ऑडिट आता है, ग्रुप ऑडिट करके आता है, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आता है। इसमें मैं बोलूंगा सबसे पहले टाइम डिवोट कीजिए बैंक ऑडिट एंड NBFC के ऊपर, बिकॉज ICAI ने लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के अंदर, अगर आप मुझे पूछोगे इंटर फाइनल दोनों के अंदर, बैंक NBFC पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे। कभी कभी तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बैंक NBFC पे पूछा है, टियर 1 टियर 2 कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है। तो थोड़ा बैंक NBFC पे स्मार्टली क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो कवरेज करने का ट्राई करो। डोंट ट्राई टू रीड बैलेंस शीट का हर एक साइड को चेक करने का, वेरिफिकेशन का पॉइंट्स क्या लिखा, बहुत सारा चीज है, हर चीज रीड करने से फायदा नहीं होने वाला है। थिंक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेंड देखने का ट्राई करो। Q&A बुक्स के अंदर हमने प्रॉपर RTP MTP के क्वेश्चंस को बाइफरकेशन करके दिया है, उससे आपको समझ में आएगा किस तरीके का, किस नेचर ऑफ क्वेश्चंस को ICAI आपसे पूछना चाहता है। फोकस ओनली ऑन दोस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंगली बैंक NBFC प्रिपेयर करना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। एंड देन ऑब्वियसली जो आपके मिसलिनियस चैप्टर्स है, लाइक योर PSU ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, प्योर डिस्क्रिप्टिव नेचर है। कभी कभी एक आध अटेम्प्ट में उनमें से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कभी कभी एक आध 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर वहां तक आप पहुंच चुके हो तो आप ऑलमोस्ट 85% के लिए ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हो। तो बचे हुए 3 चैप्टर की वजह से दिमाग को स्ट्रेस मत देना। कल को लास्ट मोमेंट में आते आते ग्रुप ऑडिट नहीं पढ़ पाए, कुछ दिक्कत नहीं है, एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ लेना, परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको अगर आई तो भी आपका काम हो सकता है। रिपोर्टिंग में क्या इंपैक्ट आएगा व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, SS 600 का एप्लीकेशन पढ़ लेना। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के बेसिस पे भी आपको प्रिपरेशन हो सकता है। फ्रॉम माय साइड, अगर आपका Jan 26 अटेम्प्ट है, देयर आर स्मॉल माइनर अमेंडमेंट्स जो RTP में दिए गए हैं। वन इज रिगार्डिंग प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज एंड वन इज रिगार्डिंग NBFC के अंदर एक एडिशनल पार्ट जो है वो आपको डिस्कस करके बताना पड़ेगा। एक शॉर्ट अमेंडमेंट वीडियो रहेगा जो आपको इसी वीडियो के साथ में जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेरी सून विल अपलोड दैट शॉर्ट अमेंडमेंट वीडियो, हार्डली 10 to 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू मी कवरेज हो जाएगा दोनों का दोनों। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें ना एक 15-20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर फटाफट से एक स्टैंडर्ड का, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का रिवीजन अगर करना है जिसमें कोर चीजें क्या है, अगर आप ये समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए रिवाइज करना आसान हो जाएगा। देखो, आई ऑलवेज बिलीव्ड हर चीज जो पढ़ानी चाहिए बहुत डिटेल में पढ़ानी चाहिए। आई हैव बीन ऑलवेज रेगुलर टीचर, पर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को देखते हुए आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अब आपके लिए कुछ शॉर्ट रिविजन सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर मैं आपको एग्जांपल्स नहीं देने वाला हूं, यहां पर मैं आपको हर चीज का डिटेल
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पे ऑब्जेक्टिव ये है, आप ऑलरेडी रेगुलर बैच अटेंड कर चुके हो या ईओ भी अटेंड कर चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, अब आप बस क्विकली रिवाइज करना चाहते हो। तो मैंने क्या सोचा है, फटाफट से एक ऐसे आज एक सैंपल ऐसे आपके लिए अपलोड भी किया जाएगा, ऐसे 701, जहां पे कुछ 15 मिनट्स में मैंने 701 को फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसका ओवरव्यू दिया है। अब 15 से 20 मिनट मैंने डिवोट किया उसके ऊपर क्या ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं स्टैंडर्ड एंड उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बेसिक क्वेश्चंस, तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस जहां बच्चे को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरा एप्लीकेशन करके आंसर क्या होना चाहिए, वो डिस्कस करूंगा। तो इससे आपके जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनका रिविजन भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस जिस क्यूएनए बुक से कवर किए जाएंगे, वो क्यूएनए बुक हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सारे रिसोर्सेज जो भी है आपको वहां पे एक्सेस दे दिए जाएंगे। आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। डू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस प्लेलिस्ट। विल कीप एडिंग रिवीजन सेशंस प्योरली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आई रिपीट बच्चों, डिस्क्लेमर, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने ऑलरेडी सिलेबस तो पढ़ा ही है, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, आपको बस एग्जाम के हिसाब से क्विक रिविजन करना है। इसके लिए वो रिविजन सेशंस हम यहां पे अपलोड करने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको अमेंडमेंट्स, रिवीजन सेशंस, उसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्यूएनए डिस्कशंस, जो एडिशनल गाइडेंस वगैरह है, सब कुछ एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में मिलते जाएगा। आपको अलग अलग जगह इंडिविजुअल वीडियोस को ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आई ऑलवेज बिलीव एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर बच्चे को कोई चीज प्रोवाइड की जाए तो वो ज्यादा यूजफुल होती है, बेनिफिशियल होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।